हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गेमिंग कैफ़े में। तो सबसे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया करने से कि आपने हमारे वीडियो को इतना प्यार दिया। हाँ, और जितने जन ने भी कमेंट किया था, हमने 100% कमेंट का जवाब दिया है। आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हैं। और हमने जितना हो सके अपने एंड से आप सभी को गाइड करने की पूरी कोशिश किया है। ठीक है। आज का हमारा जो वीडियो है वो कुछ क्वेश्चंस है जो आप एफिडेविट भरते वक्त तो आपको होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। ताकि आप लोगों को पूरा गाइडेंस मिल सके। और देखिए, अभी सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ठीक है, 28, 29, 30। इन 3 दिन में आपको अपना एफिडेविट किसी भी तरीके से आपको पहुंचाना है। ठीक है। अगर आप नहीं पहुंचा पाए तो शायद आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आज के आज, ठीक है, ये एफिडेविट बनाइए, स्पीड पोस्ट कीजिए, प्राइवेट कुरियर कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है आप कीजिए, बट इंश्योर कीजिए वो 30 तारीख से पहले SFIO हैदराबाद पहुंच जाए। ठीक है। देखो, मोस्टली बहुत सारे लोग एक ही सवाल करते हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए। देखो, हम एक अथॉरिटी पार्टी नहीं है जो ये बता सके, लेकिन बहुत सारे जो फैक्ट्स है जो हमने देखा है वो हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये बेस्ट तरीका है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो। क्योंकि 4 या 5 साल होने आ गए, मैम का कोई ना जवाब है ना ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि कब वो देंगी। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में एकदम से बंद हो गया था, तो उनके एजेंट्स ने बताया था कि भाई कुछ टाइम 3 महीने का एक साथ मिलेगा। 3 महीना हो गया तो बोले 6 महीने का एक साथ मिलेगा। फिर पता चला कि एकदम से गायब हो गया, अब वो स्कैम हो गया। और जो जो सवाल करता है कि क्या SFI उसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि 30 लोग जिसने स्टार्टिंग में कंप्लेंट किया था उनको उनका पूरा पैसा मिला था। आप चाहे तो इसका वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो है यूट्यूब पे। ठीक है। जिनके पैसे मिल गए उनका लिस्ट भी है SFI से, उनका कितना SFI से जो पैसे मिले। एटलीस्ट उन्होंने जब कंप्लेंट किया तो उनका पैसा तो मिला। क्या आपके मैम ने या जो भी जिस पे भी आपने भरोसा करके इन्वेस्ट किया था, क्या आपको वहाँ से पैसा मिला? मुझे नहीं लगता किसी को भी मिला है। और जो बोलता है ना कि मिला है, तो उनको बताइए कि बोलिए कि अपना बैंक स्टेटमेंट बताए कि हीरा गोल्ड से आपको आपका इन्वेस्टमेंट मिल गया। ठीक है। देखो, हमारा एजेंडा ये नहीं है कि आपको इंस्टिगेट करे या बताए कि आपको फॉर्म भरना है। वो आपका डिसीजन है कि आपको भरना है कि नहीं भरना है। ठीक है। हमारा जो एजेंडा है आज का हम चालू करते हैं, बट उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर चैनल नए हैं चैनल पे और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप इसके अलावा भी आपका कोई और सवाल है, ठीक है, प्लीज़ वो कमेंट्स में डालना। हम 100% कमेंट्स का जवाब देने का ट्राई करेंगे। लेकिन प्लीज़ जो जो सवाल इस वीडियो में कवर हुआ है वो वापस से मत कीजिए, हम रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अच्छा डायरेक्शन मिले, आपको एक जो सवाल है वो क्लियर हो जाए और आप फटाफट एक एफिडेविट बना के अपना क्लेम कर सकें। ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे को कुछ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस है जो हमने बहुत सारे जो कमेंट्स है उससे जमा किया है और कुछ जेन्युइन है। इस वीडियो में हम लोग जो प्रोसेस है वो उस पर ज़रा भी बात नहीं करेंगे। उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो है, आपको राइट टॉप पे जो लिंक आ रही होगी वो आपको दिख जाएगी। उस पर क्लिक करके आपको अगर एफिडेविट या फॉर्म SFI का फॉर्म कैसा भरा जाए वो देख के आप भर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम लिमिट करेंगे जो क्वेश्चन है उसके आंसर करने के। ये सिर्फ एक FNQ राउंड है, जो Q&A होता है वो सब। ठीक है। SFI के फॉर्म का आपको कुछ इश्यूज़ है या आपको कुछ कंप्लेंट्स है या कुछ क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, तो उसके लिए ही हम सिर्फ लिमिट कर रहे हैं। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि क्या हमें कंप्लेंट करना है या वेट करना है। ठीक है। इसका जवाब डेफिनेटली कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपका इंडिविजुअल एक फैसला है कि आपको वेट करना है किसी पे भरोसा करके, या आपको इंडियन लॉ पे भरोसा है और वहाँ से आप चाहते हैं कि आपको एक न्याय मिले। मैं बोलूँगा कि आपको जो ठीक लगता है, ठीक
ठीक है, आप वैसा ही कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कंप्लेंट करना चाहिए तो आप कंप्लेंट कीजिए। आपको लगता है कि किसी पर भरोसा करके आपको वेट करना है तो आपको वेट कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये बताया, वो पूछ रहे थे कि क्या हमें हीरा गोल्ड में जो इन्वेस्ट किया था, हमने जो हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट किया था उसका प्रॉफिट हमें जो है डिफरेंट बिजनेस, हीरा गोल्ड के बिजनेस से मिला, सो हमें क्या मेंशन करना चाहिए अपने एफिडेविट में। ठीक है, सो हीरा गोल्ड, देखिए आपने जो इन्वेस्ट किया है वो हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा डेफिनेटली वो हीरा गोल्ड से ही मिलेगा। उसके अलावा आपको मतलब जो जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसके काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, वो काफ़ी जगह इन्वेस्ट करता है, वो उनका प्रॉब्लम है। आपने जो स्कीम में इन्वेस्ट किया था हीरा गोल्ड, आपको प्रॉफिट वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो आप मेंशन कीजिए हीरा गोल्ड, और वैसे भी इतना एग्जैक्ट डिटेल्स मेंशन नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपका फॉर्म किसी भी तरह वहाँ पहुँच जाए, ये आपका एक बेसिक नेसेसिटी है, 30 तारीख से पहले पहुँच जाए। उसके बाद SFIO ये बताएगा कि ये करेक्शन करना है या इसका ये है, वो आप कीजिए ना बाद में, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। लेकिन ये सवालों के वजह से अब अपना फॉर्म अगर नहीं भर रहे हैं और 30 तारीख से पहले नहीं जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप वो समझिए, आपका एक बार नाम आ गया, SFIO बोलता है ठीक है मेरे को ये सारी डिटेल्स नहीं मिल रही है, नहीं और एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा आपको बताएगा वो, एक्स्ट्रा जो लिस्ट निकलती है उसके आगे आएगा कमेंट्स में कि आपको ये सबमिट करना है या ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप दीजिए ना तब। बट ये ऐसा एटलीस्ट फॉर्म तो भरीजिए। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी उठा के भेज दो, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जितना हो सकता है आपसे, जो मैंने वीडियो बताया था वो प्रोसेस के थ्रू आप अपना पूरा के पूरा एग्जैक्टली आप भेजिए। उसके बाद जब अगर कुछ जैसे कि छोटा छोटा मिसिंग हो जाता है, छोटा मोटा, तो वो आपको SFIO बता देगा। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, और सोच के अगर आप अपना फॉर्म ही पूरा वेस्ट कर रहे हैं तो वेस्ट हो जाएगा, राइट। आपको मेक श्योर कीजिए आपका पहला प्रायोरिटी हो कि 30 तारीख से पहले आपका फॉर्म SFIO पहुंच जाए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है कि हम जो ओल्ड इन्वेस्टर है उनके पास IBC नंबर नहीं है, तो इस ऑप्शन में हम क्या कीजिए। तो देखिए, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो वो नहीं है, राइट। आपको अगर नहीं मिला है किसी से IBC नंबर या कस्टमर नंबर, तो आप उस केस में उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और जैसे कि यहाँ पर आपको IBC नंबर नहीं मिला है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेम, आपका नाम तो आप डाल ही सकते हैं, एड्रेस डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए, पैन नंबर डाल दीजिए। ठीक है, और इसके आगे इन्वेस्टमेंट तो हीरा गोल्ड आता है। ठीक है, डेट जब आपने इन्वेस्ट किया था उसका डेट, कितना अमाउंट आपने किया था, वो कौन से बैंक से किया था, कौन चेक दिया था तो चेक नंबर क्या था, कितना यूनिट मिला है। अगर यूनिट भी नहीं है आपके पास, सर्टिफिकेट नंबर भी नहीं है, इसे भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। और एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए कि आपको नहीं मिला कि वी हैव नॉट रिसीव्ड सर्टिफिकेट और IBC नंबर फ्रॉम द हीरा गोल्ड। डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आई हैव इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट। ठीक है, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला है, सो IBC नंबर, तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? हाँ, आप क्लेम कर सकते हैं। आपके पास ये सवाल जो कि ये है कि मैंने जो कुछ अमाउंट डाला है, ठीक है, और मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो मेरे पास IBC नंबर भी नहीं है, तो क्या इस बेसिस या इस सिचुएशन में मैं क्लेम कर सकता हूँ? तो हाँ, आप कर सकते हैं। आपका जो IBC नंबर है उससे बिना, जैसे कि मैं अभी बताया आपको, बिना बुक अपना ब्लैंक करके भी आप क्लेम कर सकते हैं। आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा वो आपका प्रूफ हो जाता है इन्वेस्टमेंट का। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल जो है वो है इंडिया पोस्ट, जो कि 6 से 8 दिन ले रहा है पोस्ट सबमिट करने के लिए। तो हम इस बारे में क्या किए। तो इंडिया पोस्ट का डिफरेंट सर्विसेज है। आप अगर नॉर्मल पोस्ट करोगे तो वो 6 से 8 दिन लेगा इंट्रा स्टेट में, लेकिन आप स्पीड पोस्ट करोगे तो वो 3 दिन के अंदर ही पहुंच जाता है, क्योंकि मैंने खुद किया है। 3 दिन के अंदर ही मुझे SMS आ गया था कि आपका वहाँ रिसीव्ड हो गया SFIO में। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि इंडिया पोस्ट से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं पहुंच पाएगा, तो आप प्राइवेट कुरियर से भी कर दीजिए। ठीक है, वो 1 दिन में जो होता है एक्स्ट्रा पैसा लेगा आप शायद आपका, लेकिन 1 दिन में भी वो कर देगा। तो ऐसा कुछ सर्विस आप ऑप्ट कीजिए और उनको
तो अपना फॉर्म किसी भी तरह पहुंचा दीजिए अभी SFIO में, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे वाइफ ने, ठीक है, ये मैं अपने शादी से पहले इन्वेस्ट किया था, लेकिन उनका शादी के बाद नाम चेंज हो गया है, ठीक है, तो हम कौन सा नाम यूज़ करें, शादी से पहले वाला या शादी के बाद वाला? तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है कि आपकी वाइफ ने अगर शादी से पहला वाला नाम यूज़ किया है और शादी के बाद नाम चेंज हो गया है, तो यहाँ पर आप शादी से पहले वाला नाम ही यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप उनका नाम लिख दीजिए, नेम शादी से पहला वाला, और यहाँ पर आप डाल दीजिए अपना डॉटर ऑफ उनके डैड का नाम, ठीक है। और उसके आगे ये सारी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ भर दीजिए उनके नाम से। अगर पासबुक पे भी नाम चेंज हो गया है तो अदर कॉलम में मेंशन कर देना कि इन्वेस्टमेंट जो किया था शादी से पहले के नाम से किया था, अब शादी के बाद उनका नाम चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल उनका नाम पहले ABC था, ठीक है, और हस्बैंड का नाम XYZ था, तो अब उनका नाम चेंज हो गया है, ठीक है, कुछ अलग। सो देखो, मैं नाम लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं बस एक एग्जांपल्स यूज़ कर रहा हूँ। आप समझ जाइए कि अगर पहले उनका नाम था, नाम डैड का नाम और सरनेम, अब वो शादी के बाद चेंज हो गया, उनका नाम प्लस हस्बैंड का नाम और हस्बैंड का सरनेम, तो ये फॉर्म आप अपने जो डैड का नाम था, उनका नाम, डैड का नाम और पहले का शादी से पहले का सरनेम, वो उससे भर दीजिए। और अगर पासबुक पे नाम चेंज हो गया है तो आप अदर इन्फॉर्मेशन में मेंशन कर दो कि भाई ये जो हमने पासबुक का कॉपी लगाया है वो शादी से बाद का नाम, जब चेंज हो गया नाम, उसका लगा है, और जो इन्वेस्टमेंट किया था हमने शादी से पहले का किया था, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैन यू प्रिंट अ फॉर्म ऑन एफिडेविट एंड देन फिल द फॉर्म विद पेन। इनका बोलने का मतलब ये है कि क्या मैं ये प्रिंट कर दूं एक एफिडेविट पे और उसको बाद में पेन से भरूं तो चलेगा? हाँ चलेगा, ठीक है। एफिडेविट पे आप पेन से लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जैसे कि आपने ये प्रिंट करा दिया एफिडेविट, आपने अपना नाम अपना पेन से लिख दिया, लेकिन कभी कभी जाने में, कुरियर में या SFIO के पास एक बंडल में रखने के बाद अगर नाम का इंक यहाँ से थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो गया या लाइट हो गया और उनको डिटेल नहीं पता चली, तो ऐसा होता है कि मिस हो जाता है कभी कभी। लेकिन इसको आप प्रिंट कर दोगे तो एक इंक जो कि प्रिंटर की इंक होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और उससे इतना जल्दी हटती नहीं है और काफ़ी क्लियर होता है दिखने में। कभी कभी आपकी हैंड राइटिंग की वजह से किसी को समझ में नहीं आया, जैसे कि आपका ABC हो और उसने समझ लिया आपका ABD, तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। और सेकेंडली, आप ये जो फॉर्मेट है, इतना सा जो आपका ये जो सेक्शन है, ये आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, राइट, पेन से। और आप जब यहाँ से टाइप करना शुरू करोगे तो ये जो सेक्शन है ऑटोमेटिकली एक्सपांड होता जाता है। जैसे कि ये आपने यहाँ टाइप किया, ठीक है, ये देखो एक्सपांड होता गया, ठीक है, हो रहा है। तो आप जब टाइप करोगे तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन आप जब लिखने जाओगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तो आपका टाइप करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा लिखने से बेहतर। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पासबुक पे डिपॉजिट किया था पैसा, लेकिन वो प्रिंट काफ़ी लाइट हो गई और ज़ीरॉक्स में क्लियर नहीं आ रहा है, सो प्रॉफिट जो है वो भी क्लियर नहीं है, तो इस बारे में क्या किया जाए? तो इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि पासबुक जो प्रिंट किया था उन्होंने वो काफ़ी पहले किया था, जिसकी वजह से अब उसकी जो प्रिंट है वो लाइट हो गई है और ज़ीरॉक्स में नहीं आ रही है। सो इस बारे में आप ये कर सकते हैं कि आप फिर से अपनी पासबुक प्रिंट कर लो। पासबुक प्रिंटिंग मशीन होती है, उसमें ड्यूरेशन आप सेट कर लो कि फॉर एग्जांपल आपने किया था 2016 में इन्वेस्ट, तो फरवरी 2016 से फरवरी 2017 एक साल का प्रिंट कर लो, तो वो वापस से प्रिंट कर देगा। अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो आप ऑनलाइन जो फॉर एग्जांपल आपका HDFC बैंक में अकाउंट है और HDFC बैंक से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, सो वो आप मिनी स्टेटमेंट निकाल लो, वो डेट रेंज सिलेक्ट करके, और वो भी आप अटैच कर सकते हैं। और एंड में आप मेंशन कर देना कि जो लास्ट वाला जो कॉलम है
वहाँ मेंशन कर देना कि जीरोक्स नहीं आया है, क्लियर नहीं है, और इसलिए हम लोग HDFC का मिनी स्टेटमेंट अटैच कर रहे हैं। ये भी कर लीजिए। अगर नहीं है SFIO को कुछ प्रॉब्लम है वो तो बाद में आपको बताएगा कि आपको क्या देना है, ठीक है। लेकिन अभी आप ये मीन टाइम के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नया सवाल है काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, सो मैंने काफ़ी देखा है, तो मैं सोचा था इसका तो मैं जवाब दूंगा। सो ये सवाल जो है ये बोल रहा है कि जैसे कि कंप्लेंटेंट है, उनकी किसी वजह से डेथ हो गई है, तो क्या उनकी वाइफ या उनके बच्चे इसको इन कंप्लेंट इनके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और हाँ आप कर सकते हैं क्योंकि आप लीगल हायर है और आप नॉमिनी है। तो यहाँ पर जो है उनका नाम, ठीक है, यहाँ पर आप जो है इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे यहाँ पर अपना नाम लिख देना, ठीक है। जैसे कि आप उनके बेटे हैं तो सन ऑफ, बेटी है तो डॉटर ऑफ, और वाइफ है तो वाइफ ऑफ उनका नाम जिसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। बाकी तो आप ये पूरा एड्रेस और रिलीजन आप मेंटेन कर देना। यहाँ पर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसका पूरा डिटेल, ठीक है, उनके नाम पे जिसका इन्वेस्टमेंट था, एंड में मेंशन कर देना यहाँ पर कॉलम में कि जो ये इन्वेस्टर है उनकी डेथ हो गई है, और आप जो है एज अ नॉमिनी उनके बिहाफ पे ये क्लेम कर रहे हैं या कंप्लेंट कर रहे हैं, और उनका मेरे हिसाब से आप एक डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच कर देना इस पर, ठीक है। यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो कंप्लेंट है वो जिंदा है, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं है। लेकिन आप एक सेफ साइड के लिए उनका डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच कर देना, और आप जो है उनका सारी डिटेल्स प्लस आपकी सारी डिटेल्स, फॉर एग्जांपल उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट, ये उनका देना ही है। साथ में आप अपना भी दोगे, ये बताने के लिए कि आप सच में उनके कोई लीगल हायर हो, हायर इन द सेंस वारिस हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी डैड ने इन्वेस्ट किया था, उनकी वाइफ जो उनकी मम्मी है, उनकी वाइफ है, वो क्लेम करना चाहती है, तो जो कंप्लेंटेंट है, जो इन्वेस्टर है, वो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्लस जो उनकी वाइफ है उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड आप अटैच करके दे देना इसको, ठीक है। सो ये प्रोसेस है। और लास्ट वाला कॉलम का अच्छा यूज़ करना, उसमें बताना आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ लिख दो, SFIO समझ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है ये कि मेरा भाई, मेरा इन्वेस्टमेंट एक से ज़्यादा कर रहा हूँ और IBG नंबर सेम है, तो मैं कैसे मेंशन करूँ? इसका काफ़ी सिंपल आंसर है कि IBG नंबर मेरे हिसाब से वो कस्टमर नंबर होता है, और कस्टमर ID एक ही होता है, ठीक है। आप एक बार करो, 10 बार करो इन्वेस्टमेंट, वो IBG नंबर सेम ही होगा। सो आपको IBG नंबर सेम लिख के, जो आपका सर्टिफिकेट अलग अलग मिला है वो अलग अलग सर्टिफिकेट नंबर लिख लेना, ठीक है। अमाउंट अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो IBG नंबर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर IBG नंबर सेम आएगा, उसके बाद नेम आपका वो भी सेम रहेगा, करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी सेम रहेगा, आधार पैन सेम रहेगा, स्कीम सेम रहेगा, डेट अलग हो जाएगी, अमाउंट अलग हो जाएगी। अगर आपने सपोज 1 लाख का किया है, उसके बाद सेकेंड आपने 2 लाख का किया है, फिर ऊपर से आपने 1 लाख का किया है, अमाउंट चेंज हो जाएगी। आपने शायद अलग अलग बैंक से किया हो तो अलग अलग बैंक, अगर सेम बैंक से किया हो सेम अकाउंट नंबर से, सेम आएगा। अलग अलग चेक नंबर आता है, ठीक है। यूनिट परचेज भी अलग अलग होता है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन को ब्लैंक छोड़ देना इस केस में, समझ गए? सो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि मेरा सब डिटेल्स है लेकिन सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं SFIO में कंप्लेंट कर सकता हूँ? तो हाँ, आप कर सकते हो। आप एंड डिटेल जो लास्ट है वो उसमें मेंशन कर देना, मेरे को सर्टिफिकेट किसी तरह से मिसप्लेस हो गई है तो मैं उसका डिटेल नहीं अटैच कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा आपके पास जो प्रूफ है वो आपका बैंक का स्टेटमेंट होता है कि आपने किसी को वाइट पेमेंट किया है, सबसे बड़ा प्रूफ वही होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, या मुझे मेरा रिसीट नहीं मिल रहा है, मैं कंप्लेंट कैसे करूँ? नहीं, आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ है आपका बैंक स्टेटमेंट। आप उसके थ्रू चाहे कुछ भी हो जाए आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आप फिर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट सेकंड है ये मुझे नहीं समझा है क्वेश्चन, फिर भी मैंने डाल दिया है क्वेश्चन इन द सेंस, मैं नहीं समझा इन द सेंस वो क्या कहना चाह रहे हैं।
ये बोल रहे हैं कि एक ही स्टैम्प पेपर पे पूरा पूरा मैटर आ जाएगा कि मैं बैक साइड प्रिंट करूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप बैक साइड एफिडेविट में प्रिंट नहीं होता है, तो आप प्लीज़ आगे पीछे प्रिंट नहीं करना, सिर्फ वन साइड प्रिंट होता है एफिडेविट में, और पीछे का जो पेज होता है वो हमेशा ब्लैंक होता है। सो प्लीज़ आप दोनों तरफ प्रिंट करने की गलती नहीं करना। आपको स्टार्ट में जो स्टैम्प पेपर होता है वो उसमें सपोज आपका सिर्फ पहले की 2 लाइन भी आ गई, ठीक है, और बाकी आपने जो नेक्स्ट मैटर है वो आप ब्लैंक पेपर अटैच करके उस पर प्रिंट कर देना और उसको नोटरी करवा देना। यही प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको सपोज आपका 3 पेज का है तो आपको 3 स्टैम्प पेपर नहीं चाहिए, आपको स्टैम्प पेपर एक है जो फ्रंट पे लगता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मैटर है वो ब्लैंक पेज पे, जो A4 साइज का ब्लैंक पेज होता है उस पर प्रिंट होता है, ठीक है, और नोटरी हो जाएगा वो। ओके, सो ये है कि मेरे पास 9 सर्टिफिकेट है, ठीक है, और एक ही फॉर्म में अटैच किया तो चलेगा कि मेरे को 9 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो नहीं, आपको एक ही फॉर्म में आपके सारे इन्वेस्टमेंट, सारे प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके 9 बार इन्वेस्ट किया, आपको 9 सर्टिफिकेट आ गए, ठीक है। सो आपको 9 पूरे मेंशन करने पड़ेंगे यहाँ पर एज ए इन्वेस्टमेंट पहला, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्म है, यहाँ पर आपको 9 बार इन्वेस्ट किया है तो 9 आएंगे इधर कॉलम्स, ठीक है। आपको जैसे प्रॉफिट, अब प्रॉफिट जैसे कि आपने 9 बार इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो आपका जो हर महीने का प्रॉफिट बढ़ता गया, तो आपको जितने भी प्रॉफिट आए वो 1 रुपये का ही क्यों ना हो वो आप मेंशन कीजिए इधर, ठीक है। हीरा गोल्ड से जो भी इन्वेस्टमेंट आया आपको या प्रॉफिट आया मेंशन करो, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने हीरा गोल्ड में फॉर्म भरा है तो क्या मुझे SFI में भरना चाहिए? तो देखो, बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि आपने फॉर्म जो हीरा गोल्ड में भरा है तो क्या उसका आउटकम आपको देखने मिला? आपने सपोज एक साल पहले भरा होगा, उसके बाद आपको कुछ भी आया उसके ऊपर अपडेट कि आपको दे आपने फॉर्म भरा है, आपकी लाइन नंबर जो है सपोज 1001 है, तो अभी हम लोग ने 900 लोग को दे दिया, आपको 100 नंबर के बाद आपका भी आ जाएगा। SFI का फॉर्म जो है वो एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू चल रहा है, और हीरा गोल्ड का फॉर्म है वो आप मतलब एक किसी को ट्रस्ट करके आप एक ने फॉर्म भर दिया, आपको उसका पता नहीं आउटकम क्या है। क्योंकि जब आप SFI से फॉर्म भरोगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा एज आ आपका कंप्लेंटेंट, और आपको जो पैसे मिलेंगे SFI से वो आपको एज आ इंडियन लॉ के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपने 30 तारीख से पहले ये नहीं भरा तो आप समझ लीजिए कि आप कोई भी उसके बाद लीगल वे नहीं अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मेरे को, उनका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट सपोज 1 लाख का किया तो मुझे 1.5 लाख आ गया प्रॉफिट में, तो क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए? तो ये बात ऐसी हो गई जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे डाले, अब म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा, आपका जो म्यूचुअल फंड हाउस ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, तो आपका 1 लाख डाले थे, अब वो 2.5 लाख पे चल रहा है, तो क्या आप पूरे 2.5 लाख रुपए निकालोगे या 1 लाख रुपए निकालोगे, सॉरी 1.5 लाख रुपए निकालोगे और बोलोगे नहीं यार 1 लाख मैंने दान कर दिया म्यूचुअल फंड हाउस को? नहीं, राइट। देखिए, जो भी प्रॉफिट आता है, ठीक है ना, कोई भी कंपनी को, तो आप ये समझिए कि कंपनी ने भी कमाया है, और कंपनी ने जो कमाया है एज ए इन्वेस्टर आपको कुछ परसेंटेज दिया है। सो ना कंपनी ने किसी पे मेहरबानी की है या किसी तरह सा आप एक किसी का भला करने का कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया है कि कंपनी खुद लॉस में थी लेकिन आप लोगों को प्रॉफिट देते चले गई। ऐसा नहीं होता है। कंपनी अगर खुद कमाएगी तब किसी को पैसा देगी, तो इसका मतलब है कि अगर आपने 1.5 लाख का प्रॉफिट लिया है तो 1.5 लाख कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आपका प्रिंसिपल कंपनी में आपने ऐसा नहीं बोला था कि आपने कंपनी को उधारी नहीं दिया था कि आपको लो 1 लाख रुपए ले लो, ठीक है, और मेरे को 10-10 हज़ार करके 10 महीने में दे देना। ऐसे तो आपने नहीं किया था, राइट। आपने एक इन्वेस्ट किया था एक अमाउंट
अब उस पर आपको प्रॉफिट आता चला गया, वो बढ़ता चला गया, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी इन्वेस्टेड है ना। तो आप जो क्लेम कर रहे हैं वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस लेने के लिए कर रहे हैं। तो इसका आंसर सिंपल है कि आपको करना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने अपने सारे जवाब दिए हैं, और इसके अलावा कोई भी आपको जवाब या सवाल या कुछ भी आपको है सो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं 100% कमेंट्स का जवाब देने का ट्राई करता हूँ। मैं अपने बिजी शेड्यूल में से काफ़ी टाइम निकाल के मैं आप लोगों को एक हेल्प करने की मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करूँगा जब तक ये चीज़ें सॉल्व ना हो जाए। और मैं आगे भी करता रहूँगा हेल्प, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत लगे तो, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको हेल्प होती है, आपको लगता है किसी की आप कोई एक ज़रूरतमंद है जिसके दिमाग में ये सब सवाल होंगे, उनको भी फॉरवर्ड कीजिए और उनकी भी हेल्प कीजिए आप, और प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कर देना, ठीक है। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखना। और आप देखना कि आपका जो फॉर्म है 30 तारीख से पहले SFIO पहुंच जाए, ठीक है। तो फिर चलते हैं, बाय।